हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज़ में। और ये है वीकली करंट अफेयर्स। पिछले एक सप्ताह के जितने भी कंटेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट व्यू से, उन सबको रिवाइज करेंगे एक बार। तो ये है अप्रैल 2024 के फर्स्ट वीक का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं। और ये हर संडे को सुबह 8 बजे देखने को मिलेगा। डेली का जो करंट अफेयर्स वीडियो होता है वो तो मंडे टू सैटरडे आता है सुबह 8 बजे। और शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये टॉप 10 जो स्टूडेंट हैं उन सब का नाम ले लेते हैं एक बार। इन लोगों ने जो मार्च का आखिरी सप्ताह था यानी 5th वीक था, उसमें जो टेस्ट दिया था, वीकली टेस्ट दिया था सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर, तो उनका ये रिजल्ट है। टॉप 10 जो है उनके नाम मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहले स्थान पर है चंदन कुमार, दूसरे पर ज्योति सिंह, तीसरे पर ममता, फोर्थ स्थान है अमित बुदानिया, फिफ्थ स्थान पर है प्रीतम सिंह, सिक्स्थ पे है विनती कुमारी, सेवन्थ पे गौरव शर्मा, एट्थ स्थान है राजेश कुमार का, नाइन्थ स्थान है मोहित दुबे और 10th स्थान पे हैं सोनू यादव। आप सभी को बधाई हो, टॉप 10 आए हैं। और मुझे उम्मीद है आप जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सब जरूर जाएंगे सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर और वहाँ टेस्ट देंगे। वीकली टेस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो शुरू करते हैं। और हाँ, एक और बात बताऊं कि जो टेस्ट है वही लोग दे पाएंगे जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है। और ये मेंबरशिप मात्र 100 रुपीज़ में अभी है। 10,000 स्टूडेंट्स के लिए है। दरअसल कई सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि प्राइस और कम किया जाए। हमने कहा चलो ठीक है, 100 रुपये में ही आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके। और ये बेसिक मेंबरशिप है जो कि एसएससी, स्टेट एसएससी, पुलिस, रेलवे, क्लर्क, टीचर, इन सब के लेवल के लिए है। और एक आईएएस पीसीएस मेंबरशिप है करंट अफेयर्स के लिए, वो आप देख रहे हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है ऐप का। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आप मेंबरशिप ले सकते हैं और तमाम एग्जामिनेशन की करंट अफेयर्स की तैयारी शानदार हो पाएगी। तो शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर्स। और सबसे पहले राजनीति, केंद्र राज्यों के फैसले, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। और पहला क्वेश्चन, किस आईआईटी के नवीनतम बैच के लगभग 36% छात्र नौकरी पाने में असफल रहे, जिससे भारत में बेरोजगारी की चिंताएं और बढ़ गई हैं? देखिए, ये मुझे लगा कि ये पॉलिटिकल इशू है। क्यों इशू है पॉलिटिकल? क्योंकि रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो इसको मैंने राजनीति के कैटेगरी में ही रखा है। ठीक है, सरकार की जो नीतियां हैं वो भी इसमें कुछ हद तक जिम्मेदार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे 36% स्टूडेंट, मतलब कि देखिए 2024 में लगभग 2000 छात्रों में से 712 ने प्लेसमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था और इसमें से 36% को अभी तक नौकरी नहीं मिली है और ये स्थिति ख़राब है। ये कहना है बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे के प्लेसमेंट सेल के ऑफिसर्स का कि ग्लोबल आर्थिक मंदी है, इस वजह से भी प्लेसमेंट में कंपनियों को बुलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है और इसलिए नौकरियां नहीं मिल रही हैं। ओके। और एक और ख़ास बात है इसमें कि जो आईटी सेक्टर यानी जो कंप्यूटर साइंस में जिन लोगों ने बीटेक किया या एमटेक किया, उनको भी नौकरियां मिलना बड़ा मुश्किल सा हो रहा है, क्योंकि 100% वो भी प्लेसमेंट उनका भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा, इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ और मानव विकास संस्थान के द्वारा एक रिपोर्ट जारी हुई थी, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। उसमें ये बताया गया था कि देश में जितने बेरोजगार हैं उसके 82.9% जो हैं वो है युवा। अब बात करेंगे हम बीमारी से रिलेटेड। एक क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन होगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कैंसर के इलाज के लिए किन संस्थानों ने भारत की पहली स्वदेशी नेक्स्ट कार टी सेल थेरेपी विकसित की, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है? आंसर का इसका आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, इन दोनों ने मिलकर डेवलप किया है। देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका और यूरोपीय देश में था, लेकिन वहाँ बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है। वो 3-4 करोड़ रुपए लग जाते हैं इस इलाज में, इस जो कार टी सेल थेरेपी होती है उसमें। लेकिन इंडिया में जो बनाया गया है इन दोनों संस्थानों के द्वारा, आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा, ये 30-35 लाख में ही हो जाता है। और आने वाले वक्त में जब इसमें बहुत ज़्यादा काम होगा तो ये और सस्ता होने वाला है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 अप्रैल को एक मुंबई में ही एक कार्यक्रम आयोजित था और उसी के दौरान ये जो है लॉन्च किया है। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हर साल कैंसर के लाखों केस आते हैं भारत में। 2022 में हम सिर्फ बात करेंगे तो 14.5 लाख से ज़्यादा नए केस आए थे कैंसर के। तो कैंसर का बहुत बड़ा
एक सेंटर सा बनता जा रहा है जहाँ मरीज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है, इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें आप जो नाम जो देख रहे हैं, कार टी सेल, कार का मतलब हुआ CAR का सिमरिक एंटीजन रिसेप्टर्स, और टी सेल जो होता है ना, वो होता है बॉडी में प्रतिरक्षा प्रणाली के तौर पर वो काम करता है। और इस तकनीक में ये होता है कि मरीज के ब्लड से ब्लड निकाला जाता है, उससे टी सेल निकाले जाते हैं, फिर उसकी री इंजीनियरिंग की जाती है और उसको ऐसा बनाया जाता है कि वो कैंसर सेल पर जाकर हमला करता है और कैंसर सेल को बिल्कुल ही नष्ट कर देता है। और एक युवक है, उदाहरण के तौर पर, इसका कैंसर पूरी तरह से ठीक हो चुका है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सैन्य अभ्यास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास, और उसका नाम है IMT ट्राइलेट 24, मार्च में कहाँ पर आयोजित किया गया? मार्च के आखिर में हुआ आयोजित। आंसर का इसका नाकाला जो है ना, वो मोजाम्बिक में है और 21 से 28 मार्च तक आयोजित किया गया था। और ये दूसरा संस्करण था इसका। पहला संस्करण 2022 में ही आयोजित किया गया था और भारत की तरफ से INS तिर और INS सुजाता ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, मोजाम्बिक जो है वो अफ्रीकी देश है और 3 देश मिलकर, तंजानिया भी अफ्रीकी देश है, तो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, इन तीनों ने मिलकर किया है अभ्यास और इसका है ट्राइलेट 24, IMT ट्राइलेट 24। आगे अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी फिडे की रैंकिंग जो कि अप्रैल 2024 में जारी हुई, उसके अनुसार दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी की बात हो रही है। आंसर का मैग्नस कार्लसन। क्या नाम है? मैग्नस कार्लसन। ये नॉर्वे के एक शतरंज खिलाड़ी हैं और 5 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं। ठीक है, अभी पिछली बार चैंपियन नहीं थे लेकिन 5 बार के रह चुके हैं और अभी नंबर 1 खिलाड़ी हैं रैंकिंग में। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी फिडे की रैंकिंग अप्रैल 2024 के अनुसार भारत का नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? अब बात हो रही है इंडिया की। आंसर होगा अर्जुन एरिगेसी। क्या नाम है? अर्जुन एरिगेसी। तो अप्रैल के लिए ये लिस्ट मतलब रैंकिंग जारी की गई है और ये हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में रैंकिंग नंबर 1 है अर्जुन एरिगेसी। इनका ओवरऑल रैंकिंग ग्लोबल वो 9th है। सेकेंड स्थान पर है विश्वनाथन आनंद इंडिया में और ग्लोबल रैंकिंग है 11। थर्ड स्थान पे आर प्रज्ञानानंद और ग्लोबल रैंकिंग इनकी है 14। फोर्थ स्थान पर इंडिया में डी गुकेश है, डी गुकेश, और ग्लोबल रैंकिंग इनकी 16 है। और फिफ्थ स्थान पर भारत में है विदित संतोष गुजराती और वर्ल्ड रैंकिंग इनकी 25 है, वर्ल्ड रैंकिंग। आगे बढ़ते हैं, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं और पसंद आ रहा हो लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। क्वेश्चन होगा यहाँ पर, एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किए गए? इसका आंसर होगा मिशेल टेलाग्रैंड। ओके, और ये जो अवार्ड है वो मैथमेटिकल फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवार्ड माना जाता है, तो इसी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है और ये नॉर्वे के किंग के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है सालाना, ये नॉर्वेजियन अवार्ड है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मार्च 2024 में कुल कितने लोगों को, जीवित कहें या मरणोपरांत, तो उनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है? आंसर होगा 5, टोटल 5 को ये सम्मानित किया गया है। और देखिए, इनमें से 4 पुरस्कार मरणोपरांत और 1 जीवित पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड लेते हैं। क्वेश्चन होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है? आंसर होगा A और C दोनों, यानी PV नरसिंह राव, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन और लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक, तो लाल कृष्ण आडवाणी के अलावा बाकी को जो दिया गया है वो मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है इसकी घोषणा वैसे तो फरवरी में ही हो गई थी, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 30 मार्च को ये अवार्ड प्रदान किए हैं 4 लोगों को, और 1 को यानी लाल कृष्ण आडवाणी को, इनको उनके आवास पर जाकर ये सम्मान प्रदान किया 31 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, चलें। अच्छा हाँ, इसी के साथ जो अब टोटल जो संख्या हो गई है ना 53 हो गई है। भारत रत्न
प्राप्त जो लोग हैं उनकी संख्या कितनी हो गई? 53। तो ये आप देख सकते हैं, पॉज करके पढ़ भी सकते हैं इस वीडियो को रोककर, या आप पीडीएफ से डाउनलोड कर लेना। पूरा लिस्ट जो है ना मैंने दे दिया है, ठीक है। 53 है ये, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे हम लोग। अच्छा हाँ, इसका पीडीएफ जो है ना वो डाउनलोड कर पाएंगे सरकारी जॉब न्यूज के ऐप पर, जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो लोग, ओके। मेंबरशिप का प्राइस तो बहुत ही मामूली सा है। करंट फोर्स की तैयारी आपकी शानदार हो सकती है मेंबरशिप के जरिए। तो क्वेश्चन होगा अगला, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत हिस्सा है? आंसर का 22.6%। ये पिछली एक सदी में सबसे अधिक ये बताया जा रहा है। जो राष्ट्रीय आय है उसका 22.6% सिर्फ 1% लोगों के पास है। तो इतनी इनइक्वालिटी है। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड लेते हैं। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा मार्च 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का कितना हिस्सा है? पिछले क्वेश्चन और इसमें फ़र्क है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है कुल संपत्ति का कितना प्रतिशत हिस्सा है 1% लोगों के पास? आंसर का इसका 40.1%। बहुत ही भयानक ये आंकड़ा है। मतलब 99% के पास, 99% लोगों के पास मतलब मात्र 60% के आसपास की हिस्सेदारी है, और 1% के पास 40.1% की संपत्ति है, इतनी बड़ी। तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। और ये जो असमानता है ना वो अमेरिका, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका इन सब से भी ज़्यादा है, ओके। और इस रिपोर्ट का ये शीर्षक था इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया 1922 टू 2023, ठीक है। तो उसी का ये आंकड़ा आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर नीचे सबसे बड़े महासागर की खोज की है? आंसर का 700 किलोमीटर नीचे खोज की है, 700 किलोमीटर नीचे। और इसमें कितना पानी है? तो अभी जितने भी समुद्र आप देख रहे हैं, जितने समुद्र हैं उसके 3 गुने से भी ज़्यादा पानी 700 किलोमीटर नीचे है। मतलब समुद्र के तल से 700 किलोमीटर नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने, रिसर्चर्स ने इस विशाल महासागर की खोज की है, और ये जो पृथ्वी का जो ऊपरी लेयर है ना उसी से 700 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। और ये एक ख़ास तरह की चट्टान में है, और वो चट्टान जो है ना वो स्पंज की तरह है। उसने पानी को सोखा हुआ है, उसने पानी को अपने में ऑब्जर्व किया हुआ, लेकिन अगर वो पानी बाहर आ जाएगा, यानी समुद्र में मिल गया पानी, तो फिर पूरा जल मग्न हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, और सिर्फ पहाड़ की चोटियाँ ही दिखाई देंगी, ज़मीन तो दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो वो रिंग वुडाइट की नीली चट्टानें कही जा रही हैं, और उसी में ये छिपा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं निधन से रिलेटेड। स्वामी स्मरणानंद, उनका निधन हो गया 26 मार्च 2024 को। तो किस मिशन के वो अध्यक्ष थे? आंसर का रामकृष्ण मिशन, ठीक है, रामकृष्ण मिशन। और ये 95 ईयर के थे, लंबे समय से बीमार चल रहे थे, और 16वें अध्यक्ष थे वो रामकृष्ण मठ और मिशन के। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अश्वेत हॉलीवुड एक्टर लुइस गॉसेट जूनियर का निधन हो गया 29 मार्च 2024 को। तो उन्हें किस वर्ष ये अवार्ड मिला था? अब चूंकि पहले अश्वेत हॉलीवुड एक्टर इनकी बात हो रही है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। आंसर होगा 1983 में, और उनको ये अवार्ड मिला था एन ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन मूवी के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था। गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिल चुका था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस सिनेमा के मशहूर अभिनेता डेनियल बालाजी का निधन हो गया 29 मार्च को? आंसर का तमिल सिनेमा। उनका जन्म हुआ था 1975 में, और डेथ हो गया 29 मार्च को 2024 में।
हार्ट अटैक की वजह से अचानक डेथ हो गई इनकी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, टॉपिक अलग है। क्वेश्चन होगा, ताइवान में पिछले 25 वर्ष का सबसे शक्तिशाली भूकंप 3 अप्रैल 2024 को आया, इसकी तीव्रता बताएं, कितनी तीव्रता थी? आंसर को 7.5 रिक्टर स्केल की तीव्रता थी, इतनी। ठीक है, बहुत भयानक भूकंप था, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये देख रहे हैं बिल्डिंग टेढ़ी हो गई है, गिरी नहीं है। तो वहाँ जो भूकंप की वजह से चूँकि वो पूरा ऐसा इलाके में है, ताइवान, जापान और भी कई देश जहाँ भूकंप अक्सर आते हैं, तो इसलिए उसको इस तरह से बनाया जाता है कि वो पूरी बिल्डिंग गिर ना जाए, ध्वस्त ना हो जाए। क्योंकि इतने भूकंप आएंगे तो आमतौर पर जैसे इंडिया में अगर इतने भूकंप आते हैं, पिछला जो इतिहास रहा है, तो पूरी बिल्डिंग एकदम चूर चूर होकर गिर जाती है। लेकिन बिल्डिंग कोड ऐसा है और नीचे टेफ्लॉन का पूरा एक परत लगाया जाता है बिल्डिंग बनाने से पहले, ताकि वो शॉक को भी, यानी जो कंपन है उसको भी ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, ताइवान को एक बार मैप में भी देख लेते हैं। प्यारा भारत है ये, और ताइवान इधर है चीन के पास में। ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये ब्लिंक कर रहा है, ये है ताइवान। इसकी राजधानी है ताइपे, राष्ट्रपति हैं यहाँ के त्साई इंग वेन। मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर। ठीक है, न्यू ताइवान डॉलर है यहाँ। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ताइवान में शक्तिशाली भूकंप के बाद रिंग ऑफ फायर की चर्चा हुई काफ़ी ज़्यादा। तो ये क्या है रिंग ऑफ फायर? इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर क्षेत्र में ज्वालामुखी और भूकंपीय रूप से सक्रिय स्थलों की श्रृंखला। ठीक है, ये होगा रिंग ऑफ फायर। ठीक है, और ये फोटोग्राफ देखिए, ये है प्रशांत महासागर। इधर ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, इधर चाइना है, इधर ये अमेरिका हो गया, इधर यहाँ पर कनाडा हो गया, इधर नीचे मैक्सिको हो गया, ओके, इधर ब्राज़ील वगैरह हो गए, अन्य देश हो गया। ठीक है, तो ये है, और इधर इंडोनेशिया, फिलीपींस वगैरह वगैरह, ये सारे देश हैं। ठीक है, तो इसमें जो कलर देख रहे हैं ना, ये है रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। मूल रूप से ये सैकड़ों ज्वालामुखी भूकंपीय स्थलों की एक श्रृंखला है प्रशांत महासागर में। हालांकि इसमें ये यहाँ जो देख रहे हैं आप ताइवान, वो उसमें नहीं है, लेकिन उसके करीब है। तो इसलिए इस बार झटके काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं वहाँ पर। रिंग ऑफ फायर में क्या है कि कई सारी प्लेटें आप देख रहे हैं, एक ये प्लेट है, एक इधर प्लेट है, एक ये प्लेट है, ये बहुत सारी प्लेटें हैं जो कि आपस में एक दूसरे से टक्कर मारती हैं, और इसकी वजह से भूकंप आता है, वहाँ पर ज्वालामुखी फटता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO सुरक्षा परिषद की 19वीं वार्षिक बैठक है ये। उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, रिप्रेजेंटेशन किसने किया भारत की ओर से? आंसर का अजित डोभाल, जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, NSA, उन्होंने। तो ये 19वीं बैठक थी, और कहाँ पर आयोजित की गई थी? कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई थी, अप्रैल में हुई है। और बैठक में सीमा पार आतंकवाद, इन सबों पर काफ़ी चर्चा हुई है। ठीक, शंघाई सहयोग संगठन, इसमें जो ये कलर वाले देश देख रहे हैं वो सब इसके मेंबर कंट्री हैं, जैसे चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान। तो ये सब जो है ना वो मेंबर कंट्री हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI प्रणालियों को बढ़ावा देने पर एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को अपनाया है, जिसमें इसे यानी AI को कैसा बताया गया है? आंसर का उपरोक्त सभी यानी सुरक्षित, संरक्षित और भरोसेमंद। ठीक है, ये बताया गया है। और इसमें ये कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले वक्त में बहुत ही पावरफुल होने जा रहा है, और उसका यूज़ करना ये बहुत ही ज़रूरी है, और वो एक तरक्की का माध्यम होगा। हालांकि उसके जो खतरे हैं उस पर भी बात हुई है। संयुक्त राष्ट्र की बात कर लें, महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। स्थापना हुई थी कब? 1945 में। अब विदेश से रिलेटेड क्वेश्चन। मिस्र के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने तीसरे कार्यकाल के लिए अप्रैल 2024 में शपथ ली है।
आंसर का अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, पहली बार वो 2014 में बने थे, दूसरी बार 2018 में बने थे, तीसरी बार उन्होंने चुनाव जीता था दिसंबर 2023 में, लेकिन कुछ महीने बाद अभी अप्रैल में उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। तो 6 साल का इनका कार्यकाल होगा मिस्र में। ठीक है, मिस्र भी देख लेते हैं। इजिप्ट, ये प्यारा भारत है अपना, और इजिप्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर है। ठीक है, ये अफ्रीका में भी कुछ हिस्सा है और कुछ एशिया में भी हिस्सा है इसका। राष्ट्रपति कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी, ये राष्ट्रपति हैं, तीसरी बार बने हैं। प्राइम मिनिस्टर भी हैं यहाँ पर मुस्तफ़ा मदबौली। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, कौन सा अरब देश पहली बार मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में भाग ले रहा है? आंसर का सऊदी अरब। कौन? सऊदी अरब। ठीक है, तो वहाँ की जो मॉडल है रूमी अल-काहतानी, क्या नाम है? रूमी अल-काहतानी। तो वो उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पे इस बात की जानकारी दी है सार्वजनिक रूप से, और सऊदी के भी न्यूज़पेपर में ये बात प्रकाशित हुई है कि 2024 की प्रतियोगिता जो कि मैक्सिको में होने वाली है, मिस यूनिवर्स 2024 की, उसमें वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है, सऊदी अरब से कोई पार्टिसिपेशन वहाँ जा रहा है। ओके, सऊदी अरब की बात कर लें, राजधानी क्या है? रियाद है, और प्रिंस हैं वहाँ के, या कहें क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अमेरिका के किस राज्य ने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाने के वाले कानून को मंजूरी दी है? आंसर को फ्लोरिडा। क्या है? फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में ये कानूनी तौर पर मतलब ये ओके कर दिया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और 14 से 15 वर्ष के जो बच्चे हों उनके लिए यह है कि माता पिता की अनुमति आवश्यक होगी, और कानून तोड़ने पर जुर्माना होगा, और कोई भी सोशल मीडिया जो कंपनी है वो बच्चों को एक्सेस नहीं देगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विश्व का एकमात्र ओम आकार का मंदिर भारत के किस राज्य में बना है जिसका लोकार्पण हुआ? आंसर का राजस्थान। राजस्थान में, और वहाँ के किस ज़िले में ये स्थापित हुआ है? तो पाली ज़िले के जांडन गांव में स्थित है, और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, राजस्थान। अब जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। एक ही बार में सबसे ज़्यादा कितने उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मार्च 2024 में प्रदान किया गया? आंसर का 60 से ज़्यादा। ठीक है, 60 से ज़्यादा। तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब ने ये बताया है कि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर रजिस्ट्री है उसके एक सीनियर अधिकारी ने ये कहा है कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जीआई टैग दिए गए हैं। ठीक है, तो जितने 60 से ज़्यादा है ना, इन सब की पूरी लिस्ट तो जारी नहीं हुई है, लेकिन कुछ की लिस्ट जो है ना वो कुछ अखबारों ने दिया है, जिसकी पूरी ये मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये जीआई टैग की लिस्ट है और ये जारी किया गया है। इसमें जो कुछ तो देख रहे हैं आप कि ये असम के हैं, ये जो पूरी लिस्ट है ना ये असम के हैं, और कुछ तो त्रिपुरा के हैं और कुछ मेघालय के हैं। ठीक है, तो इन सबको जीआई टैग दिया गया है। अभी ये लिस्ट सामने आएगी 60 से ज़्यादा जो हैं वो टोटल, तो फिर मैं पूरा डिटेल भी आपको दूंगा। ओके, मेरी कोशिश रहती है कि एक एक कंटेंट जो है ना पूरा विस्तार से आपको मिल जाए। अब दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन होगा यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खनन कार्य सहायता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 4 अप्रैल को। ठीक है, 4 अप्रैल को। और इसको यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये घोषित किया हो, उसका जो एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का UNMAS, तो उसी ने इस दिवस की घोषणा की हुई है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल मैरीटाइम डे। आंसर का 5 अप्रैल को। ठीक है, 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 1964 से मनाया जाता है ये। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस यानी इंटरनेशनल ज़ीरो वेस्ट डे कब मनाया जाता है? आंसर का 30 मार्च को। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2022 में इस दिवस की घोषणा की थी।
अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल को। और स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन, मूर्ख दिवस यानी अप्रैल फूल डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 2 अप्रैल को। ठीक, ऑटिज्म जो है वो एक विकास संबंधित विकार है, डिसऑर्डर है, डेवलपमेंट संबंधित। और 2024 की थीम क्या है? ऑटिस्टिक्स आवाज़ों को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। ओके, अब मिलते हैं डेली के करंट अफेयर्स वीडियो में कल सुबह 8 बजे। देखिएगा ज़रूर, सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर और ऐप पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और मेंबरशिप प्लान आप सबके करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। बाय।